चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम समय की परतों को उधेड़कर एक दिलचस्प पुरातात्विक सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे अंबेडकर नगर नाम का जमीन का एक साधारण सा हिस्सा सदियों के सफर में आज के एक आधुनिक महानगर में तब्दील हो गया। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, बल्कि ये साम्राज्यों के उत्थान, सभ्यताओं के विकास और आधुनिकता की एक बेहद शानदार गाथा है। आज के इस सफर में हम इन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले एक जिले का जन्म, फिर इसकी प्राचीन जड़ें और नदियां, उसके बाद सम्राट अकबर का ऐतिहासिक आगमन, फिर कई परिवर्तन के युग और अंत में इसका आधुनिक स्वर्ण युग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है एक जिले का जन्म। इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आज का अंबेडकर नगर आखिर कितना विशाल है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 23,97,888। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां इतने लोग रहते थे और आज ये आबादी लगभग 25 लाख को पार कर चुकी है। समुद्र तल से 133 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये पूरा इलाका अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इतने बड़े इलाके को चलाने के लिए कितने मजबूत सिस्टम की जरूरत पड़ती होगी। इस प्रशासनिक ढांचे को देखिए, ये सच में कमाल का है। 2350 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पूरे जिले को 5 तहसीलों, 10 ब्लॉकों और 1750 राजस्व गांव में बड़े ही बेहतरीन तरीके से बांटा गया है। मतलब ये कोई रातों रात खड़ा किया गया ढांचा नहीं है, बल्कि दशकों की प्लानिंग का नतीजा है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? नक्शे पर खींची गई लकीरें कभी पत्थर की लकीर नहीं होती, ये लोगों की जरूरत के हिसाब से बदलती रहती हैं। 1989 में लोगों की मांग पर जलालपुर तहसील बनी, फिर 1995 में एक बड़ा बदलाव आया और इसे अयोध्या, जिसे पहले फैजाबाद कहा जाता था, से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। इसके बाद 2007 में भीटी तहसील बनी, जिसने इस जिले को उसका आज का आकार दिया। दूसरा पड़ाव, प्राचीन जड़ें और नदियां। अब जब हमने इसके आधुनिक स्वरूप को देख लिया है, तो चलिए टाइम मशीन में बैठकर सदियों पीछे चलते हैं, उस पवित्र भूगोल की ओर जिसने सबसे पहले इंसानों को यहां बसने के लिए अपनी तरफ खींचा था। वी तमस्तमस्या सरयू तट। अब ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये काव्यात्मक पंक्ति सीधे तौर पर भगवान राम की विजय को दर्शाती है और हमें इस क्षेत्र की प्राचीन पौराणिक जड़ों से जोड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस जमीन का इतिहास केवल कुछ 100 साल पुराना नहीं है, बल्कि इसके तार हमारे प्राचीन महाकाव्यों से गहराई से जुड़े हुए हैं। सोचिए जरा, सदियों पहले सरयू, घाघरा और तमसा नदियों के किनारे कितने शांत और पवित्र रहे होंगे। इन्हीं जलधाराओं ने प्रारंभिक बस्तियों के लिए जीवनदायिनी का काम किया। प्राचीन काल में ऋषियों और मुनियों ने इन्हीं नदियों के किनारे ध्यान लगाकर अपनी साधना की थी, जिसने इस पूरी जमीन को एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक महत्व दिया। अब अगर हम 1300 ईस्वी के आसपास के मध्ययुगीन काल को खंगालें, तो यहाँ एक बिल्कुल अलग ही हलचल देखने को मिलती है। ये दौर सत्ताओं के टकराव का था। कभी राजभरों का शासन, तो कभी राजपूतों का कब्जा और कभी बाहर से आने वाले कमांडरों की जीत। जैसे कि ईरानी सरदार नकी ने यहाँ नकीपुर नाम की जगह बसाई, जिसे आज हम नागपुर शहर के नाम से जानते हैं। ये बातें साफ बताती हैं कि ये इलाका हमेशा से अलग अलग संस्कृतियों और ताकतों का एक बड़ा केंद्र रहा है। तीसरा पड़ाव है सम्राट अकबर का आगमन। 16वीं शताब्दी आते आते इस जमीन की किस्मत पूरी तरह से पलटने वाली थी, क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक रूप से एक बेहद प्रभावशाली हस्ती कदम रखने वाली थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एक वीरान, डरावना और घना जंगल अचानक से एक हलचल भरा प्रशासनिक मुख्यालय कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक निर्जन वन क्षेत्र को व्यापार और आस्था के इतने बड़े केंद्र में बदल दिया? इसका सीधा जवाब है सम्राट अकबर का 1566 का दौरा। जब अकबर यहाँ आए तो उन्होंने महज एक पड़ाव नहीं डाला, बल्कि यहाँ बुनियादी ढांचे की एक पक्की नींव रख दी। उन्होंने तहसील तिराहा पर अपना शिविर लगाया, किला मस्जिद बनवाई और नदियों को पार करने के लिए तमसा नदी पर एक शाही पुल का निर्माण करवाया। और सबसे बड़ी बात, उनके नाम पर ही अकबरपुर शहर बसा। उनके इन कुछ कदमों ने इस पूरे इलाके की सूरत ही बदल कर रख दी। हमारा चौथा पड़ाव, परिवर्तन के युग। मुगलों के बाद इस जिले ने अलग अलग तरह के प्रशासकों और उनके बिल्कुल ही अलग वास्तुकला डिजाइनों को देखा। जरा इन दो अलग अलग दौर की तुलना करके देखिए। यह आपको बिल्कुल साफ कर देगा कि कैसे हर आने वाली सत्ता ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी।
एक तरफ मुस्लिम शासकों और नवाबों ने इमामबाड़े, मस्जिदें और धर्मशालाएं बनवाने पर जोर दिया, जो आस्था और समुदाय से जुड़े थे। वहीं दूसरी तरफ जब ब्रिटिश शासन आया तो उनका पूरा फोकस प्रशासनिक और औद्योगिक नेटवर्क पर शिफ्ट हो गया। उन्होंने स्कूल, अस्पताल, ब्लॉक और रेलवे स्टेशन बनाए। बिल्कुल अलग नजरिया है ना। और अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, आधुनिक स्वर्ण युग। ये वो समय है जब भारत आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहा था और यहाँ की राजनीति तेजी से बदल रही थी। 1947 की आज़ादी के बाद इस इलाके में कई बड़े और अहम बदलाव शुरू हुए। भूमिहीनों को उनका हक दिलाने के लिए 1952 में आजीविका उन्मूलन विधेयक जैसा बड़ा कदम उठाया गया। और इन्हीं सब दशकों की मेहनत और विकास का ही नतीजा था कि आखिरकार 1995 में इस क्षेत्र को अंबेडकर नगर के रूप में एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र जिले का आधिकारिक दर्जा मिल गया। स्थानीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर गौर करना यहाँ काफ़ी दिलचस्प है। इन दस्तावेजों में अयोध्या से अलग होने के बाद के उस दौर को और तत्कालीन नेतृत्व के मार्गदर्शन में हुए तेज विकास को निष्पक्ष रूप से एक स्वर्ण युग की शुरुआत माना गया है। ये वही समय था जब इस जिले ने राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक बिल्कुल नई और मजबूत पहचान बनानी शुरू की थी। तो जैसे ही हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इन प्राचीन और पवित्र जमीनों पर आज के आधुनिक प्रशासन की लकीरें खींची जाती हैं, तो सोचिए, आज हम जिस जमीन पर चलते हैं उसके ठीक नीचे न जाने कौन सी भूली बिसरी कहानियां दबी होंगी। पौराणिक कथाओं, सम्राटों के फरमानों और आधुनिक राजनीति के इस ताने बाने ने मिलकर इस भूमि को गढ़ा है। इसीलिए हमेशा उत्सुक बने रहिए, क्योंकि हर शहर की नई ईंट के नीचे एक पुराना इतिहास हमेशा जिंदा रहता है।